हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 10 ऑफ द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। पार्ट नंबर 9 में हमने वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, तो एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन कर रहा है, उसकी कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर। और कोई भी एटम ये चाहत रखता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ये ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा है। और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जिस एलिमेंट में, जिस एटम में अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो कोशिश करता है या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, या फिर इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो इस तरीके से ये वैलेंसी कहलाते हैं कि नंबर ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिससे कंबाइन हो रहा है, कितनी कैपेसिटी है। अगर हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 इन सभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के हमने वैलेंसी को नोट किया। ग्रुप नंबर 1 जिसमें कि कॉन्फ़िगरेशन S1 आता है, उसमें वैलेंसी 1 है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 1 है। एक इलेक्ट्रॉन देकर ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 13 को, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स देकर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और जब हमने देखा कि ग्रुप नंबर 4 जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना या 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना बहुत ही मुश्किल काम है, तो उसके लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में जाते हैं। जब ये शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के साथ में, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है, वो नेक्स्ट चैप्टर हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको वैलेंसी पे ध्यान देना है। ग्रुप नंबर 1, 2, 13 एंड 14 के लिए जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, वो 1, 2, 3 एंड 4 है। उसके बाद ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के लिए ये डिक्रीज हो रही है, 3, 2, 1। ये एक नंबर है, समझ पा रहे हैं। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट एक चार्ज है। जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और स्लाइटली उस पर चार्ज आ जाता है। ये चार्ज, ये पेरेंट चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही डिपेंड कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू है, अगर कोई एक एलिमेंट किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर +2 के फॉर्म में है, तो वो सदैव +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखेगा। ये उससे जुड़ने वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। इस बात को अच्छे से समझें। इस बात को मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको बताया था कि जब मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है OF2 के साथ जुड़ रहा है, और एक एग्जाम्पल लिया था मैंने Na2O, यानी एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो 2 फ्लोरीन के एटम के साथ जुड़ रहा है, और एक जगह दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें कि एक ऑक्सीजन का एटम 2 सोडियम के एटम के साथ जुड़ रहा है। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को लिखते हैं तो आगे फर्स्ट वन जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखा जाता है, बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट लिखा जाता है। तो हम इससे आसानी से देख पा रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? ऑक्सीजन है, और इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? सोडियम है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नो डाउट ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो फ्लोरीन है, पीरियोडिक टेबल में एक फ्लोरीन ही सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी की वैल्यू 4 है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है 2 फ्लोरीन के एटम के साथ में, यानी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन ने खींच रखा है, तो ऑक्सीजन पे +2 का पेरेंट चार्ज आ जाएगा। इस +2 के पेरेंट चार्ज को ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाएगा। जबकि हम बात करें सोडियम के 2 एटम्स ऑक्सीजन के एक एटम के साथ जुड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सोडियम से। सोडियम हमें पता है कि एलिमेंट जो है ये मेटल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा। तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, तो स्लाइटली जो नेगेटिविटी आएगी वो ऑक्सीजन पे आएगी -2।
यानी OF2 में ऑक्सीजन पर +2 चार्ज है, जबकि Na2O में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। ये पेरेंट चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, देखिए वैलेंसी एक सिंपल नंबर्स है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चार्ज है। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स, यानी द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुणधर्मों में असंगतता। असंगतता यानी थोड़ा चेंज आ रहा है, गुणधर्मों में, प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस है। किसमें? सेकंड पीरियड में, यानी द्वितीय आवर्त की बात की जा रही है, सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स की बात की जा रही है। फर्स्ट पीरियोडिक एलिमेंट में हाइड्रोजन और हीलियम आ रहे हैं। सेकंड पीरियोडिक जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट हैं। तो इन एलिमेंट्स में ऐसा क्या चीज़ है कि ये अपने ग्रुप के एलिमेंट से थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहे हैं, असंगत बिहेव कर रहे हैं? रीजन क्या है इनका? इसका पहला कारण है देयर स्मॉल साइज, इसके स्मॉल साइज, क्योंकि सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं ये सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं, यानी फर्स्ट पीरियोडिक एलिमेंट्स में फर्स्ट शेल होती है और सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स में 2 शेल होती है, नंबर 1 एंड नंबर 2 शेल। और जब आपका न्यूक्लियस बहुत ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ में होता है, तो ये फर्स्ट नंबर शेल और सेकंड नंबर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, और ये शेल कंपैरेटिवली थोड़ी नज़दीक आ जाती है, तो इसकी साइज छोटी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है इसका कि इनकी स्मॉल साइज का होना। सेकेंड पीरियोडिक एलिमेंट्स के जो ये ग्रुप में है, ये इनकी स्मॉल साइज है। इसके बाद है कि चार्ज और रेडियस का जो रेशियो है वो भी लार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और रेडियस ऑलरेडी छोटी है, तो रेडियस छोटी है और चार्ज के अगर डिवाइड में आएगी तो उसका जो रेशियो आएगा वो भी लार्ज आएगा। तो ये भी इसका रीज़न है। तीसरा रीज़न है इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी क्योंकि इसकी साइज छोटी है, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन साइज, है ना। तो अगर साइज छोटी है तो पावरफुल न्यूक्लियस है, और पावरफुल न्यूक्लियस है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ड्यू टू स्मॉल साइज। चौथा इसका रीज़न है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि सेकेंड पीरियोडिक एलिमेंट हैं तो केवल s और p के ही ऑर्बिटल्स इसमें हैं, s और p के इसमें d ऑर्बिटल्स नहीं है, तो केवल टोटल नंबर ऑफ वैलेंसीज की क्या होगी? 1, 2। इस तरीके से इनके 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से एनोमलस प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स? तो इसमें एनोमलस प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है डायगोनल रिलेशनशिप, यानी विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध क्या है कि जब हमने देखा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, जो कि सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ में तो ये सिमिलैरिटी रखते ही हैं। अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ में तो हमने देखा है, पीरियोडिक एलिमेंट में हमने उसी तरीके से अरेंज कर देखा है कि वो एलिमेंट्स जो ग्रुप में हैं वो एक दूसरे से सिमिलैरिटी रखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। जब हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं केवल सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट, डायगोनल रिलेशनशिप पाया गया। ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? विकर्ण संबंध क्या है? जब सेकंड शेल में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, जिनके की मेटेलिक रेडियस क्या है? 152 पिकोमीटर्स, 111 पिकोमीटर्स, और बोरोन 88 पिकोमीटर्स। जब देखा गया कि ये ग्रुप में टॉप टू डाउन आते हैं, तो लिथियम के बाद में सोडियम आता है जो कि 186 पिकोमीटर्स का इसका रेडियस आता है, मैग्नीशियम का 160 रेडियस आता है, और एल्यूमिनियम का 143 पिकोमीटर्स रेडियस आता है। यहाँ देखा गया कि जब रेडियस की वैल्यू देखी गई तो लिथियम जो है वो मैग्नीशियम अपने डायगनली जो नेक्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहा है उससे ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है। इसकी रेडियस यहाँ 152 पिकोमीटर्स है, जबकि सोडियम जो है 186 है, इसमें लार्ज डिफरेंस है। जबकि 152 मैग्नीशियम की रेडियस के मान के थोड़ा नियर बाई है, यानी 152 और 160 पिकोमीटर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से बेरिलियम में 111 पिकोमीटर्स रेडियस है और एल्यूमिनियम में 143 पिकोमीटर्स रेडियस है, जो कि मैग्नीशियम से कम है, और इस कारण से बेरिलियम जो है वो डायगोनली रिलेशन रख रहा है किससे? एल्यूमिनियम के साथ में। तो ये पाया गया कि सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? अपने ग्रुप के साथ तो सिमिलैरिटी रखते ही हैं, लेकिन मोर सिमिलर किसके हैं? मोर सिमिलर टू डायगोनल बिलो एलिमेंट्स। मोर सिमिलर किसमें है? डायगोनल बिलो एलिमेंट्स हैं इन द नेक्स्ट ग्रुप। अपने नेक्स्ट ग्रुप के डायगोनल बिलो एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ ये ज़्यादा
नियर बाई रिलेशन रख रहे हैं। उनका रेडियस का मान जो है यहाँ 152, 160 जो कि अप्रोक्स पास में है, यहाँ 111 और 143 जो कि अप्रोक्स पास में है। जबकि ग्रुप में टॉप टू डाउन आने पर 152 और 186 में एक लार्ज डिफरेंस है। इसी तरीके से 111 और 160 में भी लार्ज डिफरेंस है। तो ये कहा गया डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध। ये एक विकर्ण की तरह बन रहे हैं, तो हम समझ पा रहे हैं इसको। और ये बता रहे हैं पिकोमीटर्स में रेडियस को, ये मेटालिक रेडियस के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद बात करें सेकेंड इनका क्या हुआ एनोमलस प्रॉपर्टी कि नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड की बात की जाए, हमें पता है कि मेटालिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होती है, मेटल्स द्वारा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है और वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि NaCl है ना, सोडियम के साथ NaCl बनाएगा तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। Na जो है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक प्लस बन जाएगा एक माइनस बन जाएगा। लेकिन जो लिथियम बेरिलियम बोरोन है, जो सेकेंड पीरियोडिक एलिमेंट्स जो हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके स्मॉल साइज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे नहीं रहे हैं। अगर ये देंगे नहीं तो अपना बॉन्ड बनाएंगे कैसे? ये कोवैलेंट बॉन्ड से बनाएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनके स्मॉल साइज, ये सारी कंडीशंस ये शो करती हैं कि ये आयनिक करेक्टर ना होकर बॉन्ड बनाते हैं ये। जैसे कि लिथियम क्लोराइड, इसमें क्लोरीन और लिथियम दोनों ही एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और शेयरिंग करते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी, यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ओनली हैज 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी ही क्यों रखते हैं? क्योंकि सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स जो हैं उनमें s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल्स है। अगर 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स हैं तो ये क्या करते हैं, s में एक ऑर्बिटल है और p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 और कॉम्बिनेशन कैपेसिटी कितनी है उनकी? लिमिटेड है, कॉम्बिनेशन कैपेसिटी 4 है ना, 1 + 3 4 है। इस तरीके से ये बोरोन टेट्राफ्लोराइड बना सकता है, लेकिन बोरोन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण नहीं कर सकता। तो BF4 जो है ये है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इनमें। जब हम बात करें थर्ड पीरियोडिक एलिमेंट्स की, जिसमें कि d ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं। थर्ड जो पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं, हमने सेकेंड पीरियोडिक एलिमेंट्स को देखा जिसमें कि केवल कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, लिमिटेड है। लेकिन इसमें थर्ड पीरियोडिक एलिमेंट्स में क्योंकि d एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, d ग्रुप भी जुड़ जाते हैं, तो d के जो 5 ऑर्बिटल जुड़ जाएंगे तो +10 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी और हो जाएगी इसमें, तो यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9 हो जाएंगे और AlF6 भी पॉसिबल हो सकता है इसमें। लेकिन ये चीज का पॉसिबल नहीं है, ये सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं। इसका लास्ट पॉइंट है p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग। p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग क्या है? हमें पता है कि सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स की जो है साइज छोटी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स होने के कारण इनमें केवल s और p ऑर्बिटल्स ही पाए जाते हैं। जब ये s और p ऑर्बिटल्स जब ये एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो p ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये p ऑर्बिटल्स जब जुड़ते हैं तो क्योंकि हमें पता है कि p में क्या है, px, py एंड pz 3 ऑर्बिटल्स हैं। p के 3 ऑर्बिटल्स जब x एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। लेकिन जब y और z एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो ये पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जो कि p-pi बॉन्डिंग कहलाते हैं। ये p-pi बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ऊपर से ओवरलैपिंग हो रही है। जब x एक्सिस जुड़ रहे हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन y एक्सिस के जो लोब्स जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, इस ऑर्बिटल्स के जो लोब्स जुड़ रहे हैं तो ये पाई बॉन्डिंग बना रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इसी तरीके से z एक्सिस का जो लोब है वो जब जुड़ता है तब भी पाई बॉन्डिंग का निर्माण करता है। तो इसे कहा जाता है p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग। ये पॉसिबल है केवल और केवल सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स के लिए। ये थर्ड पीरियोडिक एलिमेंट्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें d ऑर्बिटल्स और ऐड हो जाते हैं। d ऑर्बिटल्स के ऐड होते ही जो एटम की साइज है वो बड़ी हो जाती है और ये जो p एक्सिस वाले जो लोब्स हैं, ये सारे लोब्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी है p-pi बॉन्डिंग की, ये केवल पॉसिबल है सेकेंड पीरियोडिक एलिमेंट्स के लिए। तो इसी वजह से कार्बन जो है, क्योंकि p-pi बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए कार्बन जो है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ सकता है।
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड करके नाइट्रोजन से ही जुड़ सकता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। इसी तरीके से तो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं, जो डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं केवल सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग ड्यू टू पी ऑर्बिटल। इनका शेप, इनकी साइज छोटी है, इनका रेडियस छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, साथ में ही पी ऑर्बिटल्स मल्टीपल बॉन्डिंग का काम करते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि एनॉमलस प्रॉपर्टीज थी किसके बारे में, सेकंड पीरियोडिक एलिमेंट्स के बारे में। तो आई विश आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि लास्ट पार्ट था हमारे इस चैप्टर का। मिलते हैं बच्चों एक नए चैप्टर के साथ में, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।